स्वागत है आपका बीएससी एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाला है इतिहास की। यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर की बात करने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात करने वाला है। तो इकाई फर्स्ट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए लाए हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर है इतिहास की। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता को वाहक बनाती है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये राष्ट्रवाद जो है वो एकता का वाहक बनती है। तो आगे नेपोलियन का क्या रूल था, और नेपोलियन बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजरोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजरोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट हुई। 1789, आप लोग डेट याद रख लीजिएगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट आई। 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रमणिक रूप के सामने उभरकर सामने आई। इसका कारण भी यथार्थ और परिणाम भी युगांतरकालीन रहा। यूरोपीय नेपोलियन का जो है युगांतरकालीन परिणाम रहा। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांसीसी की राजनीतिक एवं तत्पश्चात नेपोलियन की आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में राष्ट्रीय एकता की विकास में फ्रांसीसी राजनीति के तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया फ्रांसीसी के द्वारा। और उसके बाद फ्रांसीसी की क्रांति ने राजनीति को वर्गित कर परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों और सड़कों और साधारणतः वस्तुओं में बना दिया गया। और यूरोप के नई राज्य में नेपोलियन के अभियान का नींव रखा गया। नेपोलियन एक बहुत बड़ा शासक था, ठीक है। और उसका जो है अभिमान कैसे टूटा, तो चलिए हम लोग जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक को वर्गित कर परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों और सड़कों सर्वसाधन को वस्तु बना दिया गया। यूरोप कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा जब युग का संदेश पहुंचाने लगा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों में भौगोलिक नाम की परिधारा को बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन के द्वारा भौगोलिक परिधारा को वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति का कारण फ्रांसीसी में प्रभुत्व, आधिपत्य और उसके विरुद्ध नेपोलियन के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना 1815 में एकत्र हुई। आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना में है और उसका 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया गया। तो चलिए, नेपोलियन जो थे बहुत ही महान शासक थे। नेपोलियन का ये इमेज रहा। नेपोलियन का इमेज बनाने को नहीं पूछेगा, मगर ये नेपोलियन का इमेज रहा, नेपोलियन प्रथम का। तो चलिए इकाई फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नेपोलियन का स्ट्रक्चर है, ग्राफ है, और इसके बाद
नेपोलियन जी का क्या कहना है उसके बारे में जानते हैं। परंतु इससे भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देख नहीं सकते थे। ये नेपोलियन का स्ट्रक्चर था, असमर्थ एवं जनतंत्र राष्ट्रवाद की नई शक्तियां और राजनीति को निर्धारित करने वाली नई तत्वों के रूप में उभरकर बाहर आ रही थी। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी थी। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपियन शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति को संतुलन स्थापित करना था। ये नेपोलियन का राय था कि यूरोप में शांति स्थापित हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बतावें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो बना के हम आप लोग के लिए डालते रहें। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।